मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल रघुराज नंबर 2 शहडोल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं अध्याय 1 संबंध और फलन रिलेशन एंड फैक्शन का भाग 4 लेके आ रहा हूँ। इसके पहले संबंध और फलन के भाग 3 आप देख चुके हैं। आज भाग 4 में हमारा विषय वस्तु इस प्रकार है। सबसे पहले तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा विषय वस्तु है तुल्यता वर्ग यानी इक्विवेलेंस क्लासेस। तीसरी विषय वस्तु है तुल्यता वर्गों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। चौथा विषय वस्तु है संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, सम यूजफुल रिजल्ट ऑन रिलेशन। और पांचवा विषय वस्तु है उपरोक्त पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उदाहरण। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले विषय वस्तु को लेते हैं तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला विषय वस्तु है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लें। यदि किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R समतुल्य, सममित एवं संक्रामक हो तो R तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी किसी समुच्चय A के लिए अगर हम संबंध R बनाएं और वो समतुल्य हो जाए, सममित हो जाए एवं संक्रामक हो तो R तुल्यता संबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि उसमें निम्नलिखित 3 गुण यानी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या क्या, जरा ध्यान से देखें। पहला है A रिलेटेड A, फॉर एवरी, प्रत्येक A किसका सदस्य हो, A के लिए। यानी हम पहले पढ़ चुके, ये स्वतुल्य गुण होता है, यानी स्वतुल्यता का गुण होना चाहिए। दूसरा है यदि A रिलेटेड B तब B रिलेटेड A, जबकि A और B कहाँ का सदस्य हो, समुच्चय का। ये कौन सा गुण है आप जानते हैं, सममित गुण है। और तीसरा है यदि A रिलेटेड B और B रिलेटेड C है तब A रिलेटेड C होगा। यानी CAB किसका सदस्य है, समुच्चय का। कौन सा गुण है, संक्रामक गुण है। यानी आपका स्वतुल्य गुण, सममित गुण और संक्रामक गुण तीनों अगर कंडीशन है तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है समुच्चय A में अगर सदस्य 1, 2, 3 में एक संबंध R आपको दिया है, इस प्रकार परिभाषित है, यानी R दिया हुआ है। R का मान क्या है, इसमें क्रमित युग्म रूप में संबंध क्या है, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3। बताइए कि R, पहली बात स्वतुल्य, दूसरी बात सममित और तीसरी बात संक्रामक है अथवा नहीं। यानी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये आपको बताना है। चलिए इसका हल देखते हैं। दिया है आपको समुच्चय A 1, 2, 3, इसमें एक संबंध R आपको दिया है। क्या है संबंध R, देखिए इसमें संबंध R का जो समुच्चय है उसमें कौन कौन से क्रमित युग्म हैं, 1, 1, 2, 3, 3, 2 और 3, 3। ध्यान से देखिए। तो पहला भाग हम ये देख रहे हैं, चूँकि 2, 2 का क्रमित युग्म R में नहीं है, 1, 1 है, 3, 3 है, लेकिन 2, 2 R में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहला भाग सिद्ध हो गया।
भाग 2 देखिए, संबंध आर आपको सीधा सममित दिख रहा, क्यों? क्योंकि 2 3 तथा 3 2 दोनों में आर में है। 2 3 और 3 2 दोनों ही किस में है? आर है। तो ये किसका संबंध है, किसका गुण है? सिमेट्रिक। तो संबंध आर सममित है। भाग 3 देखिए, संबंध आर संक्रामक नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 रिलेटेड 3 तो दिख रहा, 2 रिलेटेड 3 है, और 3 रिलेटेड 2 भी दिख रहा, 2 रिलेटेड 3, 3 रिलेटेड, ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी। तो ए और सी होना चाहिए, यानी ए और सी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 से रिलेटेड नहीं है, इसमें आप देख लीजिए 2 से रिलेटेड नहीं है, अर्थात 2 क्रमित युग्म आर में नहीं है, यानी ये संक्रामक नहीं है। आपको ये तीनों चीज़ चेक करना था, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ये छोटा सा प्रश्न था। अब हम एक इसके महत्वपूर्ण भाग में आ रहे हैं। आज का जो दूसरा विषय वस्तु है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बड़े ध्यान से इसकी परिभाषा को आप देखिए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा। तुल्यता वर्ग क्या होता है, यानी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, इसको आप समझिए। परिभाषा देखिए, माना कि ए कोई समुच्चय है, ठीक है, और आर इस पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मैंने आपको ऊपर बताया, वह संबंध जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों गुण होते हैं, वो तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। तो आर यहाँ क्या है? तुल्यता संबंध है ए पर। अब देखिए, यदि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, समुच्चय का एक कोई अवयव ए लिया जो ए में है, तो ए बिलोंग्स टू ए, तो ए का वह उपसमुच्चय जिसमें ए के सभी अवयव एक्स, ए के सभी अवयव एक्स ऐसे हों कि एक्स रिलेटेड ए मिले, एक्स रिलेटेड ए मिले, ये जो ए का लिया था, ठीक है। तो बचे हुए सदस्य जो एक्स है वो ए से क्या हो? रिलेटेड हो। तो समुच्चय ए का एक तुल्यता वर्ग कहलाता है। इस तुल्यता वर्ग को प्रायः बड़े कोष्ठक ए से लिखते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ ए, ए का तुल्यता वर्ग से प्रकट करते हैं। अतः तुल्यता वर्ग एक परिभाषित है किस प्रकार? तुल्यता वर्ग एक में वो सभी एक्स होंगे, जबकि एक्स कहाँ से लिया गया है? समुच्चय ए से लिया गया, पहली बात। और दूसरी बात, ये एक्स जो है इस ए से रिलेटेड हो, ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। यानी कोई स्मॉल ए जो कैपिटल ए का सदस्य है समुच्चय का, उसका तुल्यता वर्ग की परिभाषा है वो सभी एक्स सदस्य मिलेंगे, जबकि एक्स ए का ही सदस्य होगा, लेकिन वो एक्स ए से रिलेटेड होगा। इसको आप ध्यान रखें। अब आता है अगला भाग, तुल्यता वर्गों के गुणधर्म। यहाँ गुणधर्म जानना बहुत ज़रूरी है। गुणधर्म को आप याद कर लें, और ये प्रश्नों में भी आपको ये गुणधर्म के गुण आवश्यक रूप से ज़रूरी आपको लगेंगे। देख लीजिए, माना कि ए कोई समुच्चय है, ठीक है, और ए और बी, स्मॉल ए और बी समुच्चय ए के कोई स्वैच्छ अचर हैं, कोई भी दो हम सदस्य ले रहे हैं। मान लो कि आर समुच्चय ए पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि तुल्यता गुणधर्म से हम जानते हैं कि ए रिलेटेड ए है, अतएव सदैव ही ये जो ए है वो स्मॉल ए के यानी तुल्यता वर्ग ए का सदस्य होगा। ये गुणधर्म है। फिर से देख लें इस बार परिभाषा को। माना कि ए कोई समुच्चय है और स्मॉल ए स्मॉल बी समुच्चय ए के स्वेच्छाचर हैं, और मान लो कि आर समुच्चय ए पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है। चूँकि तुल्यता गुणधर्म से ए रिलेटेड ए होगा रिफ्लेक्सिव के कारण, अतएव सदैव ही ये जो ए है वो किस में सम्मिलित होगा? तुल्यता वर्ग ए में सम्मिलित होगा, इसका सदस्य होगा ही। ये आपका गुणधर्म है। आगे देखिए, अर्थात तुल्यता वर्ग ए वह तुल्यता संबंध है जिसमें ए अंतर्विष्ट है या विद्यमान है। आगे देखिए, तुल्यता समुच्चयों
के अन्य गुणधर्म इस प्रकार हैं। अब अन्य गुणधर्म पर ध्यान दीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। पहला देखिए, यदि B सम्मिलित है तुल्यता वर्ग A में, तब क्या होगा? B का तुल्यता वर्ग A के तुल्यता वर्ग के बराबर होगा। ध्यान रखिए, यदि B बिलोंग्स टू, यह आपका इक्विवेलेंट क्लास A का मेंबर है, तब इक्विवेलेंट क्लास B और इक्विवेलेंट क्लास A दोनों बराबर होंगे। अब दूसरा है, तुल्यता वर्ग A और तुल्यता वर्ग B अगर दोनों बराबर हैं, ऐसा कब होगा? यदि और केवल यदि A B से रिलेटेड है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा देखिए ध्यान से, मान लीजिए तुल्यता वर्ग 1 और तुल्यता वर्ग B का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ खाली नहीं यानी फाई नहीं है, तब तुल्यता वर्ग A और तुल्यता वर्ग B बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात यदि दो तुल्यता वर्ग असंयुक्त ना हो तो कैसे होना चाहिए? सर्वसम, आइडेंटिकल होते हैं। समझ में आया ये गुणधर्म? इसको बार बार पढ़िए और ध्यान रखिए। बच्चों, हम चौथे विषय वस्तु की ओर हैं। चौथा विषय वस्तु है संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। इस परिणाम को आप याद कर लें नियम के रूप में, प्रमेय के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। प्रमेय 1 या नियम ए देखिए, यदि किसी समुच्चय ए में R एक तुल्यता संबंध हो, यदि किसी समुच्चय ए में R एक तुल्यता संबंध हो तो R⁻⁻1 क्या हुआ? R का प्रतिलोम संबंध भी समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध होता है। यह ऑब्जेक्टिव पे भी आ सकता है, याद रखें इसको। अब प्रमेय 2 देखिए, यदि किसी समुच्चय कैपिटल X पर परिभाषित R और S दो तुल्यता संबंध हो, A पर दो, X पर दो तुल्यता संबंध है R और S, तो R सर्वनिष्ठ S यानी दोनों संबंधों का सर्वनिष्ठ भी X पर तुल्यता संबंध होता है। समझ में आया? इसको भी याद कर लीजिए। और तीसरा और अंतिम नियम पर हम आ रहे हैं, प्रमेय 3, किसी समुच्चय पर दो तुल्यता संबंधों का सम्मिलन यानी यूनियन, किसी समुच्चय पर दो तुल्यता संबंधों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ द सेट्स अनिवार्यतः उस समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध नहीं होता। ये 3 नियम आप याद करें। चलिए, आज की जो विषय वस्तु हमारी 4 थी, जो आपने पढ़ा उसी पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए प्रश्न, माना कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय n क्रॉस n क्रमित गुणनफल है ना, दो समुच्चयों। समुच्चय n क्रॉस n में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। देखिए संबंध किस प्रकार परिभाषित है कि n क्रॉस n समुच्चय में से क्रमित युग हमने लिया A और B और दूसरा क्रमित युग C और D है। ये रिलेटेड है, यानी इन दोनों क्रमित युग्मों के बीच एक प्रकार का संबंध है। तब और केवल तब ये ऐसे संबंधित हैं जब A और D का योग B और C के योग के बराबर। इस संबंध को देखिए, n क्रॉस n के 2 अवयव लिए हमने, अवयव क्रमित युग में है। इनके बीच रिलेशन ऐसा परिभाषित है कि A, B रिलेटेड C, D तब और केवल तब है जब A और D का योग B और C के बराबर है। ये आपका प्रश्न है। तो करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि जो R संबंध दिख रहा ऊपर एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध में आपको ऊपर परिभाषा मैंने बताया था कि R क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे, ये देखिए। आगे देखिए, दिया हुआ संबंध R की परिभाषा के अनुसार आपको क्या दिया है, A, B रिलेटेड, अगर A, B ले लें,
ए कॉमा बी को ए कॉमा बी से रिलेटेड कर लें तो ऊपर की परिभाषा से क्या होगा बताइए, ये ए प्लस बी पहला अंतिम और ये बी प्लस ए आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर आपने देखा, यहाँ देखिए ए बी अगर सी डी है कब और कब, जब ए और डी का योग बी और सी के योग के बराबर। वो यहाँ पे लगा दीजिए। स्वतुल्य के लिए कर रहे हैं सेम, ए रिलेटेड ए के लिए, तो यहाँ ए क्या है, क्रमित युग्म, और दूसरा ए भी क्या है, क्रमित युग्म। यहाँ पर सदस्य क्रमित युग्म के रूप में है, तो क्रमित युग्म के रूप में ही इसको परिभाषित करेंगे। ध्यान रखिए, ए कॉमा बी रिलेटेड ए कॉमा बी, इसको पढ़ेंगे ए रिलेटेड ए। तो ये इस तरह से क्रमित युग्म में क्या आर का मान दिया ऊपर देखिए, आर कैसे परिभाषित, वैसे कर लीजिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये आ गया। तो ए प्लस बी और ये बी प्लस ए का योग को हम ए प्लस बी लिखते हैं, जो कि सत्य है, यानी दोनों अवयव बराबर हो गए। समझ में आया? तो हमने यहाँ क्या लिखा, अब आप इस तरह से देखिए, ए कॉमा बी रिलेटेड ए कॉमा बी, प्रत्येक ए कॉमा बी किसका सदस्य है, एन क्रॉस एन। साथ ही आर की परिभाषा से ऊपर हमने देखा ए और बी बराबर है, तो दोनों का रिलेशन ए रिलेटेड ए आ रहा, तो ये किस संबंध में आएगा, यह स्वतुल्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी कॉमा डी रिलेटेड ए कॉमा बी, सी कॉमा डी रिलेटेड ए कॉमा बी, ये भी ऊपर की परिभाषा से, आर की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। क्लियर है? इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, यानी ए प्लस डी इजक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इजक्वल टू बी प्लस सी लिख दिया। इसलिए ए कॉमा बी रिलेटेड सी कॉमा डी, ए कॉमा बी रिलेटेड सी कॉमा बी, ये क्या लिया था हमने, सी डी ए बी, यहाँ क्या लिया, ए बी सी डी, तो यहाँ क्या होगा, ये सी डी रिलेटेड ए बी कब होगा, प्रत्येक ए कॉमा बी और सी कॉमा डी एन क्रॉस एन के अंदर है, यानी ए रिलेटेड बी इज इक्वल टू बी रिलेटेड ए हो गया ये, यानी ये सिमेट्रिकल गुण है। पेयर में देख रहे हैं, बस इतना अंतर है। अंत में देखिए, ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ, ए बी सी, तो यहाँ क्रमित युग्म में मैंने 3 सदस्य एन क्रॉस एन के लिए। अब इसको संक्रामक के लिए क्या होगा, ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, तो सी रिलेटेड ए होना चाहिए, ये बताना, लेकिन यहाँ युग्म में बताएंगे। इस प्रकार है कि देखिए, ए बी रिलेटेड सी डी तथा सी डी रिलेटेड ई एफ है अगर, तब परिभाषा से क्या होगा, ए बी रिलेटेड सी डी, तो इसमें लगा दीजिए गुण, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, ये आ गया। और सी डी रिलेटेड ई एफ का मतलब क्या हुआ, सी एफ इज इक्वल टू डी ई, ये आ गया। अब यहाँ से हम देखें, यहाँ ध्यान से, इन दोनों का अगर हम इसे जोड़ देते हैं, है ना, तो क्या होता है देखिए, ए प्लस डी में सी प्लस डी जुड़ जाएगा, ए प्लस डी में सी प्लस ए प्लस डी में सी प्लस एफ जुड़ जाएगा ऊपर, है ना, और ये भी जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा, बी प्लस सी और प्लस डी प्लस सी, ये आ जाएगा। तो लेफ्ट को जोड़ दीजिए, राइट को, तो ये मान आ गए। अब इन दोनों तरफ से जो उभयनिष्ठ उनको काट दीजिए, तो क्या बचेगा, आप देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें क्या कट जाएगा, डी और ई, बी सी और डी ई है, तो कटेगा क्या है, यहाँ ए और एफ बचा, यानी डी और सी कट जाएंगे, डी और सी कट गए मान लीजिए, तो क्या बचा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसका मतलब अब इसका गुण क्या हुआ, ए बी और ये दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। इस प्रकार ए बी रिलेटेड सी डी और सी डी रिलेटेड ई एफ है, तो ये क्या बताता है, ए बी रिलेटेड ई एफ होगा, यानी ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड सी। कौन सा गुण है, संक्रामक। तो जो दिया हुआ संबंध आपका ऊपर आर था वह स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। इसको बार बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा प्रश्न हम लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जानिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। समुच्चय ए में अगर सदस्य 1 2 3 है, तो इसमें सबसे छोटा तुल्यता संबंध क्या है। अगर समुच्चय ए में 1 2 3 है, तो इसमें सबसे छोटा तुल्यता संबंध किस तरह का आपको बना दें। देखिए ध्यान से,
दिमाग लगाइए, तो आप पाएंगे कि सबसे छोटा तुल्यता संबंध यानी R बराबर है, अर्थात 1 1 2 2 और 3 3 का ये आपका समुच्चय बनेगा, इन क्रमित युग्मों का समुच्चय बनेगा बराबर का। तो इसमें तुल्यता का संबंध आपको दिखता है। इसी प्रकार इसको और दूसरा प्रश्न कर दें कि समुच्चय ए में अगर 1 2 3 में सबसे बड़ा तुल्यता संबंध क्या होगा, सबसे बड़ा, ये भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। देखिए हल, समुच्चय ए में सबसे बड़ा तुल्यता संबंध A क्रॉस A, यानी ए का ए के साथ क्रमित युग्म का जो पेयर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, समुच्चयों का क्रमित गुणन। जहाँ ए क्रॉस ए में आपको बनाना मालूम है, 1 2 3 1 2 3 का बनाइए, तो 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये जो संबंध है वो समुच्चय ए का सबसे बड़ा तुल्यता संबंध है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब प्रश्न 3 में आते हैं। माने कि समुच्चय ए के सदस्य हैं 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक में R एक तुल्यता संबंध है, R जो इस प्रकार परिभाषित है, यानी R किस प्रकार है कि इसका क्रमित युग्म ए बी तो हमने ले रहे हैं, जबकि 2 क्या है, a माइनस बी को विभाजित करता है, यानी संबंध ए बी का लेना है, जबकि शर्त क्या है कि 2 जो है ए और बी के अंतर को विभाजित करता है। तो तुल्यता वर्ग 0 लिखिए। देखिए तुल्यता वर्ग का सवाल आ गया। देखिए हल, परिभाषा से तुल्यता वर्ग 0 का क्या होना चाहिए, तुल्यता वर्ग की परिभाषा ए के उन अवयवों का समुच्चय है, जो x बताया था ऊपर मैंने, ए के उन अवयवों का समुच्चय है जो संबंध R के अंतर्गत 0 यानी 0 से संबंधित हैं। अब परिभाषा देख लीजिए, अर्थात तुल्यता वर्ग 0, 0 का तुल्यता वर्ग क्या होगा, इसमें a और 0 का क्रमित युग्म मिलेगा जो कि R में होना चाहिए, जबकि ये जो a है वो a का सदस्य हो। ठीक है, ये परिभाषा है। अब देखिए a0 अगर R का सदस्य है तो नियम क्या कह रहा था कि इनका अंतर 2 से विभाजित होना चाहिए, यानी a और 0 का अंतर a माइनस 0 2 से विभाजित है, तथा a किसका सदस्य है, R का। इसका मतलब हुआ a अगर सदस्य R हमें किस प्रकार है, इस प्रकार का है कि 2 a को विभाजित करता है, 2 क्या करता है, a को विभाजित करता है, ये आ गया। यानी a कौन सा लेना जो 2 से विभाजित हो। तो समुच्चय a में आप ढूंढ लीजिए, समुच्चय a आपका जो दिया है उसमें ढूंढिए कि 2 से विभाजित कौन कौन सा है। अब इसका तुल्यता वर्ग निकालना, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इनमें से आप ढूंढिए जो 2 से विभाजित हैं, एक तो स्वयं 2 है और दूसरा 4 है। तो समुच्चय a में a की वैल्यू 2 और 4 होगी। इस प्रकार तुल्यता वर्ग 0 की वैल्यू में क्या क्या आएंगे सदस्य, 2 और 4 का समुच्चय होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, इसको देख लीजिए। माना कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और मान लिया कि n क्रॉस n पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। संबंध दिए हुए हैं, क्या संबंध दिया, देखो ये क्रमित युग्म ए बी और सी डी किस तरह से रिलेटेड है, तब और केवल तब ये रिलेशन होगा जब a और d का गुणा b और c के गुणे के बराबर। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। सभी a, b और c, d किसके सदस्य हैं, n क्रॉस n के लिए। हमको करना क्या है, सिद्ध करना है कि ये जो संबंध R है n क्रॉस n पर एक तुल्यता संबंध है, साथ ही तुल्यता वर्ग किसका, 2 और 6 ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम भाग जो मैंने ऊपर के सवाल बताए थे उससे तो ये आपका तुल्यता संबंध निकल आएगा, लेकिन एक नया आ गया कि सिद्ध करो कि यार n क्रॉस n पर एक तुल्यता संबंध है, तो आप कर लेंगे। साथ ही तुल्यता वर्ग 2 6 ज्ञात करना। तो वीडियो में समय की कमी रहती है बेटा, तो मैं ये नई वाली बता देता हूँ। तुल्यता संबंध आप गुण से निकालिए। तुल्यता वर्ग 2 और 6 कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रथम भाग आप स्वयं कर लें, द्वितीय भाग देख लीजिए। 2 और 6
ये जो है क्रमित युग्म का इसका तो एक अवयव है, ये जैसे स्मॉल है, जैसे 2 6 है, तो 2 6 का तुल्यता वर्ग परिभाषा में वो सभी एक्स वाई आएगा जो n क्रॉस n का सदस्य हो, जबकि ये एक्स वाई किससे रिलेटेड हो, दिए हुए अवयव 2 से रिलेटेड। ये परिभाषा है तुल्यता वर्ग निकालने की। इसका मतलब एक्स वाई किसका सदस्य है, n क्रॉस n का, किसका सदस्य है, n क्रॉस n का। और गुण में क्या था, उसमें आपने पढ़ा था गुण उसका, इसमें गुण क्या था रिलेशन का कि a इंटू डी बराबर b इंटू सी, यही था ना, a इंटू डी बराबर b इंटू सी। तो आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, x इंटू 2, एक्स इंटू 6 a इंटू डी, तो 6x और y और 2y हो जाएगा। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n, जबकि इसका अब इसको क्या है, सरल करिए, 6x और 2y को 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x और ये y, यानी y का मान 3x आ गया। अब ये एक्स वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n को हम लिख सकते हैं x कॉमा वाई, वाई की जगह क्या लिख दें, y की जगह 3x लिख दें। तो x कॉमा 3x सम्मिलित होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, जबकि x किसका सदस्य है, n का। तो आप बताइए कि ये 2 और 6 का तुल्यता वर्ग में ये मान आया, x और 3x जो n का सदस्य है या n क्रॉस n का सदस्य है, n क्रॉस n का सदस्य, ठीक है, n क्रॉस n लिया था। तो 2 और 6 के साथ आप यहाँ मान रख दीजिए, 2 और 6 का, तो इसमें मान कैसे रखेंगे, n क्रॉस n से, आपके पास सारे सदस्य हैं। अगर x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखिए, 1 और 3 एकम 3, 2 रखिए तो 2 और 3 दूनी 6, अगर x का मान 3 रखिए तो 3 तिया 9, 4 रखिए तो 4 तिया 12, इस तरह से ये आता जाएगा अनंत तक। तो ये 2 6 का तुल्यता वर्ग हो गया। समझ में आया? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आशा करता हूँ कि भाग 1 2 3 4 में आपने संबंध को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगले भाग में मैं फलन लेके आऊँगा। आप भाग 1 से 4 तक पढ़ते रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।